मेरे एहसास पे पत्थर के गुलाब, फिर मेरे जहन से रिसने लगा खुशबू का लहू। ऑल द रिस्पेक्टेड पर्सन्स एंड माई कलीग्स, अस्सलाम वालेकुम। नाम से अल्लाह के करती हूँ आगाज़ बयां, जो रहमान और रहीम और इंतहाई मेहरबान। लायके हमद व सताइश है खुदा ही बिल यकीन, कुल जहानों का वो रब है यानी रब्बुल आलमीन। तो आइए आगाज़ कलाम उस कारसाज के नाम जिसने कुन से दुनिया की तख्लीक की और इकरा से हज़रत इंसान को इल्म का पाबंद किया। इब्तिदाए कलाम उस गफूरुर रहीम के नाम जिसके इशारे पर परिंदे परवास करते हैं, समुंदर का पानी पुरसुकून हो जाता है, फरिश्ते अदब से अपना सर झुकाते हैं। लिहाजा आज हम भी अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हुए अल्लाह की बारगाह में अपना सर झुकाते हैं, क्योंकि इसकी हम्द सना करना ताकत इंसानी से बाईद तर है। बकौल सुखनवर कि तेरे पाक नाम की बरकतों से मेरे चमन में बहार है, मुझे खौफ कैसे खिजा कहो मेरे लब पे जब तेरा नाम है। इस प्रोग्राम को खुश असलूबी से अंजाम पजीर तक पहुँचाने के लिए हम मेरे कारवां का इंतखाब भी कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर तुम लोगों की जमात बन जाए, यानी तुम लोग तादाद में ज़्यादा हो जाओ, तो अपने में से एक को अपना अमीर बना लो। लिहाजा आज की इस प्रोग्राम की सदारत के लिए मैं MGV आर्ट्स साइंस कॉमर्स कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर का नाम नामी इसमें ग्रामी पेश करती हूँ और खुद ही इसकी पुरजोर अल्फाज में तायद भी करती हूँ और सर से प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया। हम आज के नामजद हुए सद्र और तमाम असातिज़ा का दिली खैर मकदम करते हैं। हमारे दरमियान कुछ ऐसी शख्सियात भी आई हैं जिनका अज़्म हौसला पहाड़ों की तरह बुलंद, अज़मत का पैकर समुंदर की तरह पुरसुकून, जो हमें खिदमत का दर्स देता है। मेरा इशारा डॉक्टर जाधव सर की जानिब है। मैं आरिफ सर से गुजारिश करती हूँ कि सर की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। मैं सर के लिए कहना चाहूँगी कि अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊँगा, चेहरे के पढ़ने वाली नज़र दे के जाऊँगा। यारों में इस सदी का संगे तराश हूँ, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊँगा। इसके बाद MGV आर्ट्स साइंस कॉमर्स कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर, जिनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपकी तारीफ सूरज को चिराग दिखाने की मुतरादिफ है। आपका अखलाक व किरदार काबिल तकदीस और रश्क अमल है। आप मुनिसे गमखार, बुलंद अखलाक, गमगुसारी, दयानतदारी, इंकिसारी, मुसलसल उम्मीद और बसीरत व बसारत जैसे दरख्शंदा अल्फाज से आमेज़ी से मुज़य्यन है आपकी शख्सियत। उन्होंने ना सिर्फ अपने कौल अमल से साबित कर दिया कि तुम जो चाहो तो हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू आपकी आंखों से निकल सकते हैं। तुम जो अल्फाज की तासीर को परखो तो सही, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते हैं। 2 कदम मेरे साथ चल के देखो तो सही, खुद ब खुद आपके ख्यालात बदल सकते हैं। तुम न ठहरे रहो झील के पानी की तरह, दरिया बनो बहुत दूर निकल सकते हैं। मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के रहमानी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। मैं आज के आए हुए हमारे गेस्ट के तारुफ के लिए रिजवान सर को आवाज़ देना चाहूँगी कि वो आएँ और अपने लफ्ज़ों की मोतियों से सर की पर्सनालिटी को उजागर करें। मैं रिजवान सर के लिए कहना चाहूँगी कि रुके तो गर्दिशें इनका तवाफ़ करती है, चले तो ज़माने इसको ठहर के देखते हैं।
Good morning to all and welcome to today's session. This is Rizwan Ahmed from Department of Chemistry. It's a great pleasure for me to introduce our speaker today who is going to talk to us about the how to write research paper. This is a subject in which we should all be deeply interested. Our speaker, Dr. Devram Gopal Jadhav sir, is the Vice Principal and Assistant Professor from the Department of Botany. Srimati Pushpatatai Hire, Science and Commerce, Mahila Mahavidyalaya, Malegaon Camp, District Nashik. He has been awarded the MSc PhD DLEAD. He has received a lot of prestigious awards, and some of them I am giving you as the Best Teacher Award from Lions Club of Manmad City in September 2017. He has received Bhagwan Gautam Buddha National Fellowship Award from Bharatiya Dalit Sahitya Academy, New Delhi in July 2016. He has received honorary degree of Doctorate of Letters from University of South America, recommended by Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, Research and Development Center, Bangalore in the year 2016. He has received Rashtriya Shiksha Bhushan Puruskar from Bharatiya Pratishthan Nanded, Maharashtra for the year 2015. And he has life membership of Indian Science Congress Association as well. He has published a book titled as Biodiversity, Research, Perspective and Innovative Approaches in the year 2018. And lastly, Sir has published numerous papers and attended various national and international conferences so far. Thank you so much. मेरी आवाज़ है। इसके बाद मैं आज के हमारे गेस्ट को ज़हमत दूंगी इस शेर के साथ कि आप वो सूरज हैं ना डूबेगी जिसकी किरण, आप वो सूरज हैं ना डूबेगी जिसकी किरण, शाम होगी तो सितारों में बिखर जाओगे। Good morning to one and all. On the occasion of today's workshop, the dignitaries before the dais, Vice Principal Dr. Arif Anjum, all my fellow colleagues, brothers and sisters. I am very much thank you for the City College for calling me as a resource person to share my thoughts with you on the topic how to write the research papers. I am not an expert in this field, but whatever the knowledge that I have secured from 2016 during my PhD, during my publication, same knowledge I am going to share with you. And on this occasion, it's my great privilege to be here to say a few words regarding how to prepare the research papers. I think you might have all the new teachers which are coming in the field of education. Somebody else from is anyone is approved teacher from Savitribai Phule Pune University? No one else? Okay. So this is very new field for you, and I think it is very good thing for me to introduce, to share my thoughts with you, the peoples which are having eager to do something else in this field. So without
taking much more time, I will start my presentation. Next one, sir. Can I talk here, sir, without using this one? Okay. So, dear friends, no doubt whenever you are going to attend, you are going to receive the approval from Savitribai Phule Pune University. In order to maintain your service conditions, you need to go through this phase, to go through this process in which your management as well as your college teachers as well as your authority will tells you to write your research paper, to publish your research papers. Now, in order to write and publish your research papers, what are the different types of facts that you have to consider? What are the basic things that you have to consider whenever you are going to write the research papers? And what are the basic ethics? What are the basic ethics that we should have to follow whenever you are going to publish the research papers? On these specific type of topics, very basic topics, we are going to discuss. I just told you the college management, the college authority will always ask you to present your research papers, to prepare your research paper. Why? Because nowadays, the autonomous body of UGC, that is National Assessment and Accreditation Council, is producing certain circulars, certain guidelines. And on the basis of these guidelines, you have to take part in the third criteria, that is research, consultancy and extension. And inside this criteria, your contribution regarding this, say, research is having very good scope. Because what will happen? No doubt, all of you have completed your MSc, someone else have completed their B.Ed or M.Ed or all these things. Or something you have already qualified NET and SET examinations, isn't it? The aspect of these qualifying examinations and the aspects which are related with the research are quite different. मैं हिंदी अंग्रेजी में बात करूँ? ओके, तो इसमें मैं आपसे ऐसे बात कर सकूँगा कि मैं ऐसी जानकारी देना चाहूँगा कि जहाँ भी आप जाओगे तो ये रिसर्च का जो मामला, ये जो मसला रहता है, ये मसला अपने आप में एक अच्छा टीचर होने में काबिल बनाता है. और रिसर्च करने वाला आदमी जो रहता है, रिसर्च करने वाला जो स्कॉलर रहता है, उसकी तरफ अदर जो फैकल्टी मेंबर्स रहते हैं वो बहुत रिस्पेक्टफुली उसको रिस्पेक्टफुली उसका वेलकम करते हैं और वहाँ उनको बहुत स्कोप रहता है. तो ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन जो रहा है, तो ये इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि हाउ टू चूज़ द टॉपिक. Because regarding this topic, I would like to tell you that whenever you are going to take our post-graduation education, that time our teachers will give us the projects. And whenever you are going to go deep into the collecting the data or preparing the project, that time we will realize that in our mind, in our subconscious mind, there are certain topics which are always insisting us to think over it. जब भी अपन कभी जो करते हैं अपना प्रोजेक्ट हो या फिर रिसर्च से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट हो, उसके बारे में जब काम करते तो कहीं ना कहीं दिल में अपने एक जगह ये वो जो क्वेश्चन रहता है वो अपने दिल में रह जाता है कि मेरे को ये क्वेश्चन पे काम करना बहुत ज़रूरी या फिर मैं कर सकता हूँ. ये अपने को क्या देता है कि वो अपने को दैट विल रियलाइज दैट यू आर एबल टू डू योर वर्क ऑन दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ टॉपिक विच आर हैविंग इंटरेस्ट इन इट. आपको जहाँ पे इंटरेस्ट रहता है वो कहीं तो भी रहता है. तो वो टॉपिक का सिलेक्शन कैसे करना, हाउ टू चूज द टॉपिक, हाउ टू राइट इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, देन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेगरिज्म एंड एक्सेप्टेबल प्लेगरिज्म, learn how to use parenthetical notations and how to write the bibliography whenever you are going to prepare your research article or research paper. तो ये 4-5 मुद्दों पे मैं आपसे आधा पौन घंटे में ये सब डिस्कशन करने वाला हूँ. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. रिसर्च का मीनिंग ऐसा होता है कि रिसर्च का मतलब इट इज़ डिफाइंड एज द इंटेंसिव सर्च विद द पर्पस ऑफ बिकमिंग सर्टन and it is a systematic investigation into reality to gain the knowledge. री का मतलब होता है अगेन और सर्च का मतलब टू फाइंड समथिंग एल्स विच आर डिफरेंट दैन दी अदर्स. जो किसी ने उस पर सर्च किया है
वो सर्च करने के बाद इससे रिलेटेड एक आध जो भी पैरामीटर होगा, ये पैरामीटर के बारे में मैं तो अच्छे से डेटा कलेक्शन कर सकता हूँ, मैं तो अच्छे से इसमें से इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं अपन रिसर्च। जिसने थीसिस या फिर किसी टॉपिक पे अपना रिसर्च किया होगा, तो अपने हिसाब से अपने को लगता है कि अरे इसमें सर ने ये 2 पैरामीटर्स, ये 3 पैरामीटर्स पे काम किया है, इसमें और एक ऐसा पैरामीटर होता तो और ज़्यादा ये थीसिस या फिर ये रिसर्च पेपर बहुत बढ़िया होता। तो वो हिसाब से अपनों को जो भी टॉपिक रहता है, वो टॉपिक के बारे में अपने को जहाँ पे इंटरेस्ट है उसको रिसर्च करके, मतलब उसको अगेन वाट एवर द पीपल विच हैव डन देयर सर्च ऑन द स्पेसिफिक ऑफ टॉपिक्स, दैट टॉपिक्स यू हैव टू फाइंड आउट एज पर योर कन्वीनियंस, एंड यू शुड हैव टू add 1 or 2 different parameters on the same topics so that it becomes research. Okay, so it is a systematic investigation into reality to gain the knowledge. In order to increase our knowledge, in order to get the societal knowledge, in order to get the research knowledge, this part is become very essential as far as the senior college teacher faculty members. Next one. Now, whenever you are going to write the research paper, you must have to understand what is the exact structure of the research paper. Basically, to your left hand, you can see here the main parts of the composition of research papers are introduction, body, and conclusion. Inside the introduction, what kind of parts, what kind of things that you have to introduce, this part we will say later on in the next slide. But यहाँ पे देखिए कि रिसर्च का जो पेपर का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 3 पार्ट बेसिकली होते हैं, जिसमें 1 पार्ट इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट को बोलते हैं अपन बॉडी, और तीसरा जो पार्ट रहा है उसको बोलते हैं कंक्लूजन। तो बॉडी में क्या क्या आता है कि लिटरेचर रिव्यू हो, मेथोडोलॉजी हो, रिजल्ट्स हो, डिस्कशन हो, ये सब पार्ट बॉडी के अंडर आता है, बॉडी पार्ट के अंदर। 3 का पार्ट में इंट्रोडक्शन, बॉडी, एंड लास्ट वन इज रिलेटेड द कंक्लूजन। सो this is the sequence with the help of which we can prepare our own research paper. Whenever you are going to prepare by following these structures, you will definitely get better success in your research aptitude. So this is the sequence with the help of which we can prepare our own research paper or research article. Next one. Now I am going to elaborate what are the different parts that are included in each structure of the research paper. As I told you, first part will comes that is called as abstract, and this abstract will be briefly introduce the readers to the aim of the study, the methodology, results and findings. जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, ये टॉपिक का बेनिफिट क्या है, इसमें तुम कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करने वाले हो, इसके रिजल्ट्स आपको कैसे मिले हैं, और इसका कंक्लूजन क्या है, ये ब्रीफली 1 पैरा या 2 पैरा में, एक लाइन में समझो 5 या 6 वर्ड्स हो गए, तो 7 से 10 वर्ड्स में अपने को एब्स्ट्रैक्ट देना पड़ता है, जिसमें अपनी फाइंडिंग हो, अपनी मेथडोलॉजी हो, अपना रिसर्च का जो भी फाइंडिंग है, अपनी जो भी उसमें एक्सपेक्टेशन है, वो सब जो पार्ट में आता है उसको बोलते हैं अपन एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आगे जो आता है तो इंट्रोडक्शन, या इंट्रोडक्शन अगर रिसर्च आर्टिकल होगा तो उसका इंट्रोडक्शन आपने को ब्रीफ में देना पड़ता है। बुक का इंट्रोडक्शन होगा या फिर थीसिस का इंट्रोडक्शन होगा, तो दैट विल बी डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, ऑन द टॉपिक एज वेल एज ऑन द नेचर ऑफ योर पब्लिकेशन। तो यहाँ पे अपन रिसर्च पेपर की बात करें तो रिसर्च पेपर के बारे में इंट्रोडक्शन लिखते समय इट हैज़ टू स्टेट अ क्लियर ओवरऑल पर्पज ऑफ द स्टडी। इसमें क्या आना चाहिए कि आपका पर्पज क्या है, स्टडी का पर्पज क्या है। इसमें दूसरा पार्ट आना है कि ऑफन फ्रेम इन ए डिस्कशन ऑफ ए नीड ऑफ सर्चर research in satisfying to define the research questions of the study and to give a very brief background of relevant theory and practices for your topic. So all these parts you should have to include in your introduction. ये जो बेसिक बोल रहा मैं अभी, आगे अगले जो स्लाइड्स होगी उसमें मैं और डिटेल जाऊंगा
डिटेल जाने के बाद आपको फिर से यहाँ से या यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी द एग्जैक्टली वी हैव टू प्रिपेयर in particular body, in particular introduction or in particular bibliography. Okay, this is just the introduction point of view. I am taking this topic in front of you. उसके बारे में तीसरा पॉइंट आता है अपना लिटरेचर रिव्यू. Whatever the subject, whatever the topic you have chosen, okay, so on this particular topic, what kind of researchers, how many researchers, what kind of work have been already done in that particular area or that particular state, or in particular that country or abroad, what kind of work is get followed by particular researchers on this particular topic. Against regarding these points, you should have to take the review that is called as literature review. मतलब आप लोगों ने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो टॉपिक से रिलेटेड आज तक वो टॉपिक से कितने लोगों ने ये टॉपिक पे काम किया है, रीजन में हो, स्टेट में हो, कंट्री में हो या फिर अब्रॉड हो, तो ये सब के बारे में आपको एक 50-60 लाइंस में उसका लिटरेचर रिव्यू देना पड़ता है. और लिटरेचर रिव्यू देते समय जो भी लिटरेचर जिन्होंने भी सर्च किया उसको पैरेंथेटिकल पार्ट्स में देते हैं या फिर उसको साइटेशन पार्ट में देते हैं, और वो देने की जो सिस्टम रहते हैं वो अलग अलग है. मतलब लिटरेचर राइटिंग में जो अपन साइटेशन देते हैं रिसर्च करने वाले लोगों के बारे में, वो साइटेशन की मेथड बहुत अलग अलग है. देयर आर सो मेनी मेथड्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गिव द साइटेशन. व्हाट आर दिस टाइप अगेन आई विल टेल यू लेटर इन माय नेक्स्ट फर्दर स्लाइड्स. तो ये यहाँ पे देखिए कि लिटरेचर रिव्यू में ये सब अपने को देना पड़ता है विच आर रिलेटेड विथ आवर कंसर्न टॉपिक, रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड. और लिटरेचर रिव्यू में कहना है तो समराइज व्हाट कंक्लूजन्स हैव बीन रीच इन द रिसर्च लिटरेचर एंड वेदर डिफरेंट राइटर्स एग्री और नॉट. जिसने वो टॉपिक पे बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स दिए होंगे, कुछ किसी ने नेगेटिव लिखा होगा, किसी ने कंक्लूजन देने के बारे में क्रिटिसाइज किया होगा, तो ये सब अपने को लिटरेचर रिव्यू में लेने पड़ता है विथ रिलेशन टू आवर डिफरेंट विथ रिलेशन टू आवर टॉपिक्स दैट वी हैव चूजन. समझ में आ रहा है ना. समझो अपन टॉपिक एक सिलेक्ट किए तो उस टॉपिक के बारे में, इसके बारे में क्या क्या रिसर्च हुए हैं. अभी तो यू पीपल्स आर वेरी से लकी, ऑन ए सिंगल टिप ऑफ द गूगल यू विल गेट द एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ द लिटरेचर. जब हम लोग पीएचडी कर रहे तो हमको या फिर लाइब्रेरी में जाना पड़ता था या फिर जो स्कॉलर लोग हैं रिसर्च करने वाले पीएचडी गाइड्स, उनको मिलके उनके बारे में चर्चा करनी पड़ती थी. लिटरेचर रिव्यू इजीली अवेलेबल नहीं था, तो वो उनके अंडर जो भी लोगों ने पीएचडी किया है उनके थेसिस, उनके डिसर्टेशंस, उनके रिसर्च पेपर्स, वो एक एक ढूंढ के उसमें से लिटरेचर रिव्यू निकालना पड़ता था रिलेटेड टू आवर टॉपिक. अभी नहीं, अभी तुम एक टॉपिक डालोगे तो उसमें अब्रॉड भी आपको ये मिल जाएगा ये टॉपिक के कितने लोगों ने. मैं आगे जाके आपसे बात करूँगा. जब आप रिसर्च फील्ड में एंट्री करोगे तो देर आर सो मैनी वेबसाइट्स विच आर गिविंग साइटेशन इंडेक्स ऑफ आवर रिसर्च. अपन जो रिसर्च अपलोड करते हैं तो वो अपलोड करने के बाद वो अपना आई इंडेक्स और एच इंडेक्स वो कैलकुलेट करके देते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद जिसका एच इंडेक्स ज़्यादा है, जिसका आई इंडेक्स ज़्यादा है, जिसका साइटेशन लोगों ने खूब ज़्यादा यूज करके अपने रिसर्च में लाया है, तो उसके हिसाब से बेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट टीचर, बेस्ट रिसर्चर ये करके अवार्ड्स अपने को फ्यूचर में मिल सकते हैं. तो ये भी पार्ट में आपको आगे बताऊंगा. नेक्स्ट, तो इसमें फिर आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है उसमें आता है मेथडोलॉजी. व्हाट काइंड ऑफ मेथड यू आर गोइंग टू यूज. ओके, ये मेथडोलॉजी में टू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू आर अवेयर ऑफ द रिसर्च मेथड यूज टू स्टडी दिस टॉपिक एंड टू एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस. इसमें क्या क्या पॉइंट आता है कि आप कौन सी मेथड यूज़ करने वाले, कौन से मेथड के हिसाब से अपना रिसर्च करने वाले हो, वो मेथड अप्लाई करने के बाद डेटा जो है वो कौन से फॉर्म में कलेक्शन करने वाले हो, उसका डिपोजिशन कहाँ पे करने वाले हो, और उसका जो एनालिसिस है वो एनालिस किस तरह से करने वाले हो. ये जो पार्ट आता है वो पार्ट को बोलते हैं अपन मेथडोलॉजी. आप मेरे ख्याल से बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से टीचर्स, बराबर है. मैथ्स, अच्छा, और बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री,
और बाकी के सब्जेक्ट्स फिजिक्स। अच्छा, तो ये सब मल्टी डिसिप्लिनरी है। तो ये सब से रिलेटेड है, ये सब को अप्लाई करने वाला पार्ट है, जिसमें आप इस तरह से अगर गए, अपने खुद का रिसर्च पेपर अगर बनाया तो साइटेशन इंडेक्स आपका बहुत बढ़ सकता है। तो ये कैसे बढ़ाना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे रजिस्टर करना है, कहाँ पे अपलोड करना है, ये फर्दर पार्ट में लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आता है मेथोडोलॉजी के बारे में। मेथोडोलॉजी आप लोगों ने फिक्स कर दी कि उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स है आपके, वो रिसर्च करने के बाद 2-3 साल आपने डेटा कलेक्ट किया, वो एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद वाट एवर योर फाइंडिंग्स, वाट यू हैव फाइंड आउट रादर दैन द डिफरेंट रिसर्चर्स। मेरे पीछे वाले अगर एक आधे रिसर्चर ने सेम टॉपिक पे काम किया होगा, उसने अगर 5 पैरामीटर्स पे काम किया है और पांचों ही पैरामीटर्स में उन्होंने जो भी रिजल्ट निकाले होंगे, उसके रिजल्ट्स और मेरे रिजल्ट अगर सेम हो गए तो इट विल बी नॉट बेनिफिशियल। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, BCUD या फिर आप BOD जो बोलते हैं, वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन लेते हैं। तो अपने जो रिजल्ट्स आने चाहिए ना, और इट इज़ क्वाइट डिफरेंट दैन द फेलो दैट यू आर गोइंग टू फॉलो इट्स लाइन ऑफ रिसर्च। बराबर है, पैरामीटर तो अलग आए तो नो डाउट आपका अपना एनालिसिस पे डिफरेंट हो सकता है, अपने रिजल्ट्स पे अपने को डिफरेंट मिल सकते थे। तो ये रिजल्ट्स इसमें आ सकते, तो प्रेजेंट द फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्च इन एन ऑर्डरली मैनर using heading planning in your methodology or heading arising from patterns found in the research. As I told you, it should be different than the previous researchers. Whatever the way of line you have chosen, accordingly you have to choose your different patterns, accordingly you have to do your different analysis, you have to do your different data collection, and in the same manner whatever the outputs that you have obtained, it should have to mention in the part which is called as results. Then comes discussion. ये डिस्कशन में to comment on the trends, findings and show your understanding of what your data suggest. आपने जो डेटा जो मिला है, जो आपको मिला है, आपके जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं, उसके हिसाब से आप सोसाइटी के लिए, रिसर्चर्स के लिए, बराबर है, पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या देना चाहते हो, उसमें से क्या रिफ्लेक्ट होता है, वो 4-5 मुद्दे, 4-5 पॉइंट्स इसमें से बाहर आने चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं डिस्कशन, टू हाईलाइट एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड दैट कम्स अप. Unexpected things should have to come, and these unexpected things you have to highlight through your research. हालांकि रिसर्च पेपर पब्लिश करने वाले बहुत सारे लोग हैं, सोशल साइंसेस में या फिर आर्ट्स और लिटरेचर में बहुत सारे, एक आदमी साल में 12-12, 15-15 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करता है. लेकिन also मैं भी वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ साइंस में एक रिसर्च पेपर क्वालिटी का तैयार करने के लिए मिनिमम 4 मंथ्स लगते हैं, मिनिमम. कंटिन्यूसली अगर अपन ने वर्क किए तो क्वालिटी के रिसर्च पेपर्स UGC केयर लिस्टेड जो भी जर्नल्स है, वो जर्नल्स में आपको ना पर पब्लिश करना होता तो बहुत मतलब एक पॉइंट पे बहुत काम करना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर पे बहुत काम करना पड़ता है, तब जाके वो रिसर्च पेपर रिव्यू होता है. और रिव्यू जब हुआ तो रिव्यू होने के बाद उसमें से आने वाले जो आउटपुट्स है वो निगलेक्ट कर देते वो लोग कि नहीं इसने बहुत अच्छा काम किया है, ये डायरेक्ट पब्लिश करने में. अदरवाइज उसमें कुछ दिक्कत आ गई तो रिव्यू कमेटी अपने को पेपर वापस भेज देती है और वहाँ पे अपना वो सब निकाल देते हैं कि तुमने ये पेपर में ये किया, ये पॉइंट में, ये लाइन में, ये वर्ड के बारे में ऐसा किया है, आपने रिजल्ट जो है तो प्रॉपरली कंक्लूड नहीं किए, आपका बिब्लियोग्राफी ठीक नहीं, वो सब अपने को पेपर वापस भेज देते, फिर अपन निराश हो जाते हैं. बराबर. तो ये सब अवॉइड करने के लिए अगर आप लोग ये प्रोसेस में से गए तो रिलैक्स होके बस अपना रिसर्च पेपर, क्वालिटी रिसर्च पेपर जर्नल में पब्लिश किए तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, फॉर आवर कॉलेज, फॉर आवर मैनेजमेंट एंड फॉर आवर सोसाइटी. ठीक है, तो ये बारे में सोचना है आपने को. नेक्स्ट वन, कंक्लूजन आता है, रेफरेंस आते हैं और बाद में आता है अपेंडाइसेस. दिस इज ऑल रिलेटेड वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट योर रिसर्च थेसिस. दिस इज द मैटर, दिस इज द से प्रोसीजर, दिस इज द पॉइंट्स दैट यू हैव टू फॉलो. If suppose you are going to produce your research articles, these are the points. Accordingly, 1-2 इधर उधर हो सकेंगे, लेकिन ये आप बुक पब्लिश करो, अपना रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करो, अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करो, हर एक के बारे में ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है. नेक्स्ट वन,
अभी आप उन इसके बारे में सोचेंगे कि लिखना कैसा है, कैसे लिखते हैं रिसर्च पेपर। नेक्स्ट, अभी मैं आपको बोला कि एब्स्ट्रैक्ट जो रहता है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिसर्च आर्टिकल और रिसर्च पेपर। ये एब्स्ट्रैक्ट के बारे में मैं जैसे आपको बोला हूँ, तो इसमें आपने जो फाइंडिंग्स है, अपना जो मेथडोलॉजी है, आपने जो आउटपुट्स है, उसको ब्रीफली समराइज करना है। दैट समराइज पार्ट ऑफ आवर रिसर्च वर्क इज नथिंग बट कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट। बराबर है? आपने कौन सी मेथडोलॉजी के लिए, आपको रिजल्ट्स क्या क्या मिले हैं, बराबर है, उस रिजल्ट का सोसाइटी के लिए या फिर अपने कम्युनिटी के लिए क्या फ़ायदा है, हाँ, ये सब पार्ट जिसमें आता है उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ये इसके बारे में आपको बोल चुका हूँ। तो ये एब्स्ट्रैक्ट बताते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जो रहता है उसमें क्या कंटेंट आना चाहिए कि व्हाई डिड यू डू दिस स्टडी और प्रोजेक्ट। ये दीज आर द 3 to 4 पॉइंट्स दैट शुड हैव टू रिफ्लेक्ट योर एब्स्ट्रैक्ट। सेकेंड पार्ट इज रिलेटेड विथ व्हाट डिड यू डू एंड हाउ इट हैज़ बीन डन बाय यू। ये कैसे किया है, क्यों किया है, आपको क्यों लगा कि ये करना चाहिए, बराबर है। उसके बाद आता है व्हाट डिड यू फाइंड, आपने फाइंडिंग्स क्या है, अपने रिजल्ट्स क्या क्या है। और लास्ट में आता है व्हाट डू यू फाइंडिंग मीन्स, आपने जो फाइंड किए वो रादर दैन अदर पीपल से कैसे डिफरेंट है, बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो ये चारों पॉइंट्स जिसमें आते हैं ब्रीफली, उसको बोलते हैं अपन एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन। बाद में आता है इंट्रोडक्शन। ये अभी रियलिटी में इंट्रोडक्शन लिखते समय आपने को क्या क्या, मैं जो पहले वाला पार्ट बताया, वो पहले वाला पार्ट इट इज़ ऑल रिलेटेड विद द आर्टिकल, रिसर्च पेपर्स एंड बुक्स एज वेल एज थेसिस के बारे में था। तो जब रिसर्च पेपर लिखोगे तो रिसर्च पेपर में ये सब ध्यान में अपने को रखने का। पहला पार्ट होगा एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा पार्ट आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंट्रोडक्शन इज टू फ्रेम द पेपर फॉर इट्स रीडर्स एंड इट शुड प्रोवाइड, व्हाट शुड प्रोवाइड, it provides the brief description of the topic, statement as to why the topic is worth researching or why it could be found interesting, statement of the research objectives, statement of the methods that you have used, what is the scope of that particular study, and overview of the rest of the paper. So this part you should have to include in your introduction. Actually इंट्रोडक्शन का पार्ट जो आता है, इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने ये टॉपिक के बारे में कितने लोगों ने इस पे के ऊपर काम किया है, कहाँ पे किया है, उनकी फाइंडिंग क्या क्या है, और वो फाइंडिंग में उनका क्या लैक्यूना रह गया है। नो डाउट अगर उधर लैक्यूना होगा तो आप लोग बता सकते कि यहाँ ये पैरामीटर्स के बारे में उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है, इलेबोरेट नहीं किया। तो ये मेरा करना यहाँ पे ज़रूरी है, इसलिए मैं ये टॉपिक लेने के मैं आई एम ईगर टू टेक दिस टॉपिक and that's why I have shown my interest to do this research work. बराबर है, ये सब पार्ट आता है इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट वन, अभी आपको बोला लिटरेचर रिव्यू के बारे में। टॉपिक सिलेक्टेड, हाउ मेनी पीपल्स हैव डन देयर वर्क, देयर रिसर्च वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, व्हाट इज द एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ दिस टॉपिक ऑन द नेशन लेवल, national level as well as on the international level. You should have to put this information into this content that is called as literature review. Next, methodology. Same part I am going to repeat, but it was quite different with relation to the preparation of article, preparation of research paper, preparation of book, preparation of thesis. But this is particularly related with the research paper. ये research paper के methodology में to demonstrate that you are aware of the research method used to study this topic. What kind of method you have applied, you are going to use. Okay, you have to mention into that methodology. To justify the research method and approach you have taken or your study. What you are going to justify through your study. What you are going to give different things through your study. This should have to mention. Or whatever the different types of parameters or what are different types of methods which are not get adapted by that particular researchers, new method you are going to apply, and on the basis of this method I am going to justify, I am going to obtain the results. This should have to mention into this part called as methodology.
टू एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एनालिसिस, ये सब आना चाहिए। आपका डेटा कलेक्शन का मेथड कैसा रहेगा, उसको एनालिसिस कैसे करेंगे, ये सब मेथडोलॉजी में आना चाहिए। मतलब व्हाट एवर द पार्ट्स यू आर शोविंग फ्रॉम ईच पार्ट द एक्सपर्ट कमिटी विल रियलाइज, जो एक्सपर्ट कमिटी रहेगी रिव्यू करने वाली, वो रियलाइज करेगी कि ये बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है, या फिर इसका जो सिस्टमैटिक वे है टू प्रेजेंट द रिसर्च पेपर ये बहुत क्वालिटी का है। तो दिस थिंग्स विल इफेक्ट द माइंड सेट ऑफ द रिसर्चर्स, द माइंड सेट ऑफ द say whatever the higher authority which are concerned with this publication, they are showing very great attitude regarding the specific type of structures of that particular research paper. Next, conclusion में आपने जो findings है, मैं जैसे बोला कि the results and discussion should be of the focus of this point. What are the points? To sum up your findings and highlight the significance of the outcome. आपने क्या ढूंढ के निकाला है, उसका बेनिफिट क्या है सोसाइटी के लिए, हाँ, तो ये हाईलाइट जो भी पॉइंट्स है, अभी एक भी पॉइंट रहा तो दैट मस्ट यू हैव टू हैव द हाईलाइट, एक भी हो। प्रीवियस रिसर्च करने वाले ने अगर 4 पॉइंट्स पे अपना रिसर्च दिया होगा, अपना एक्सप्लेनेशन दिया होगा, रादर दैन दिस वन, इफ सपोज एनी वन पॉइंट यू हैव ऑब्टेन थ्रू योर रिसर्च, यू कैन हाईलाइट। ऐसा नहीं है कि रिसर्च करने वाले आदमी ने बहुत सारा ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द अब्रॉड जो भी इसके बारे में चल रहा है उसके हर एक टॉपिक को, हर एक पैरामीटर्स को टच करना चाहिए, ऐसा नहीं। उसमें से एक छोटा सा पॉइंट भी लिया और अपने आप के हिसाब से रिसर्च किया तो भी दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, बहुत करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बोलूँगा कि छोटे से शुरुआत कीजिए, एकदम छोटे से मुद्दा जो अपने मन में दिल में कहीं तो भी बैठा होगा कि मेरे को इस पर काम करना चाहिए। फिर ऐसा एक टॉपिक कि ये टॉपिक के बारे में अभी तक मैंने कहीं भी सुना भी नहीं है। होता है हर एक के, आप जब बोलते हैं ना अपन, हर एक के दिमाग में जब अपन स्टडी करते हैं पर्टिकुलरली अपने से रिलेटेड या फिर इंटरेस्टेड टॉपिक के बारे में जब अपन सोचते हैं, जब स्टडी करते हैं, तो वहीं पे कहीं ना कहीं तो अपने दिल में एक सब्जेक्ट रहता है कि इस सब्जेक्ट में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। और बेसिकली शुरू में जब करोगे ना आप रिसर्च, तो आपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में कीजिए। किसी ने बोला है, किसी ने कहा है, वो कर रहा है वो इस सब्जेक्ट पे, इसलिए मैं करना चाहूँगा, ऐसा मत करना। जो अपने को इंटरेस्टेड टॉपिक है उस पर ही पहले ध्यान दो, उसको ही मुकम्मल करो और उसके हिसाब से फिर अपना प्रिपरेशन बनाओ। तो इसमें आप उनको क्या देना है, और थ्रू आउटलाइन एनी इम्प्लीकेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस इंडिकेटेड बाय द फाइंडिंग्स। तो मैं मेरे थीसिस के बारे में या फिर मेरे रिसर्च के बारे में 2 मिनट आपके लूँगा। मेरे रिसर्च का टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी ऑफ मालेगांव एंड बागलान फॉरेस्ट रेंजेस ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट। नासिक डिस्ट्रिक्ट का जो फ्लोरा है, नासिक डिस्ट्रिक्ट का जो फ्लोरा है, जो 1991 में पब्लिश हुआ है बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। बीडी शर्मा और लक्ष्मी नरसिम्हन नाम के 2 साइंटिस्ट हैं। उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में जो प्लांट्स मिलते 842 प्लांट्स का लिस्ट बनाया है, जिसको बोलते हैं अपन फ्लोरा ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट 1991 में। उसके बारे में उसमें बहुत सारे रिव्यू होते गए, हर एक 2-2 साल में उसमें रिव्यू हो गया। कुछ प्लांट्स ऐड होते गए, कुछ प्लांट डिलीट होते गए। तो मेरे पहले वाले जो साहबजादे थे पुणे यूनिवर्सिटी से, उसने 936 प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन उसमें लिखा था। लेकिन वो उसमें क्या क्या कि जो अभी वाट एवर द नेचुरल प्लांट्स विच आर आर्टिफिशियल नहीं, जो अपन कल्टीवेट करते उसका भी डेटा ये आदमी ने उसमें डाल दिया था। तो ऐसे नहीं चलता। नेचुरली प्लांट जो नेचर में ऐसे अपने आप बढ़ते, जो किसी उसको कल्टीवेट नहीं करता है, ऐसे नेचुरल प्लांट्स का कलेक्शन अगर किया तो उसको वो इथिकल पॉइंट रहता है। मैं नासिक डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा से मुझे जो मिले वो 42 प्लांट्स डिफरेंट है, एडिशन टू द फ्लोरा ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट। 42 डिफरेंट प्लांट जो नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो हुए। और ये मेरे 42 प्लांट जो है ना, ये मेरे फाइंडिंग्स है, ये मेरा आउटकम है, मेरे रिसर्च का आउटकम है। तो इसके बारे में मैंने उसका फ्लावरिंग कब आता है, फ्रूटिंग कब आता है, उसके बारे में साइटेशन किसने पहले ये किया है, ये सब मेरे थीसिस में पब्लिश किया है। तो दीज आर योर आउटस्टैंडिंग्स, दीज आर योर फाइंडिंग्स एंड यू हैव टू इलेबोरेट ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम। तो मैं बोल सका कि 1991 जिसमें 842 प्लांट्स का एक्सप्लेनेशन दिया था फ्लोरा में, रादर दैन दिस वन आई हैव एडेड 42 प्लांट्स। दिस इज माई फाइंडिंग। अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी फाइंडिंग्स अलग हो सकती है, बराबर है। तो ये जो आए ये कंक्लूजन के बारे में। नेक्स्ट वन,
रिजल्ट जब प्रिपेयर करते हैं, क्या कंक्लूजन जो रहता है उसमें अपन रिजल्ट क्या दे सकते हैं? टू प्रेजेंट द फाइंडिंग्स ऑफ योर रिसर्च इन एन ऑर्डिनरी मैनर यूजिंग हेडिंग प्लान इन योर मेथोडोलॉजी और हेडिंग्स अराइजिंग फ्रॉम से पैटर्न्स फाउंड इन द रिसर्च। जो आप तुम लोगों ने जो वे आप रिसर्च पेपर फाइनल किया है, जो स्ट्रक्चर फॉलो किया है, वो स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए मेरे को ऐसे ऐसे मेरे फाइंडिंग्स मिले, मेरे को ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं। स्ट्रक्चर के बाहर जाके का अगर रिजल्ट्स मिले तो प्लीज़ डोंट मेंशन दैट रिजल्ट्स इन योर रिसर्च आर्टिकल। जो अपना स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में जो तुम्हारी मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी के हिसाब से ही अपने को मिले हैं रिजल्ट्स, तो वही मेंशन कीजिए, बराबर है? तो दैट विल बी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन फॉर द फोर्थकमिंग जनरेशंस। डिस्कशन शोज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट योर डेटा सजेस्ट। आपका डेटा क्या सजेस्ट करता है उस पर रिफ्लेक्ट करता है, उसको बोलते हैं अपन डिस्कशन। एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू, ओके, योर रिजल्ट्स, योर डिस्कशन, इन कंक्लूजन, दीज आर 7 to 10 different parts included into the structure of research paper. Next, references. Again, regarding these references, there are so many methodologies that are available, and with the help of this methodology, we should have to prepare our bibliography as well as our references. और हर एक जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी है उसके हिसाब से अगर देखो तो उनका बिब्लियोग्राफी लिखने का स्टाइल अलग है, बराबर है। लेकिन ऑथेंटिक जो रहता है वो ऑथेंटिक के बारे में बेसिकली 3 to 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स जो तुम लोगों ने अगर फॉलो किए तो तुम्हारा जो रिसर्च पेपर है वो कोई भी रिसर्च जर्नल वाला एक्सेप्ट करके उसको पब्लिश कर सकता है। अगर तुमने अपने हिसाब से बनाए तो इट विल से हैविंग बैड इम्प्रेशन ऑन द रिव्यू कमेटी। तो ये भी कैसे बताते, मैं उसके 2 स्लाइड आपको बाद में बताता हूँ कि कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है रिसर्च पेपर बनाते समय और उसमें क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या इथिक्स फॉलो करने, ये मैं आपको अब के बताता हूँ। तो इसमें रेफरेंस में क्या आता है कि इंट्रोडक्शन हो या फिर मेथोडोलॉजी हो या फिर अपना लिटरेचर रिव्यू हो। लिटरेचर रिव्यू में जो जो लोगों का नाम आप उनने मेंशन किया है पैरेंथेटिकल पार्ट्स में या फिर डायरेक्टली पार्ट टेक्स्ट में, जो भी आप लोगों ने रिसर्च फेलोज़ का नाम वहाँ पे मेंशन किया है, हर एक का जो रेफरेंस है वो इधर आना चाहिए। मतलब आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखते समय 4 लोगों का रेफरेंस लिया है। जीएम स्मिथ मेरे हिसाब से अगर समझो तो बराबर है, या फिर थियोफ्रास्टस हो, एंगलर पैंटल हो। मैंने जो टेक्स्ट में लिखा है इंट्रोडक्शन के टेक्स्ट में, वो सारे इंट्रोडक्शन के पार्ट ऑफ व्यू वो जो साइटेशन दिया है मैंने, वो हर एक साइटेशन ये रेफरेंस में आना चाहिए। और इसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? अल्फ़ाबेटिकल मैनर में, A to Z मैनर में उसको फॉलो करते हैं। अपन क्या करते हैं जनरली लिखते समय पहले ऑथर का नाम लेते हैं। ऑथर का नाम लेने के बाद उसने कौन से जर्नल में या फिर कौन से इसमें पब्लिश किया वो नाम लेते हैं, और कौन सा टॉपिक पे काम किया वो उसको पैरेंथेसिस में लेते हैं अपन, इन्वर्टेड कॉमास लेता है, वो उसने कौन से साल में पब्लिश किया है, पेज नंबर क्या है, ये सब सिस्टमेटिक वो वे होता है काय का रेफरेंस लिखने का। लेकिन ये रेफरेंस लिखने का भी तरीका अलग अलग है। 2016 से लेकर आज तक देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथोडोलॉजीज हैव बीन अडॉप्टेड by the researchers, and whenever we are going to adopt this specific type of methodology, so it should be suppose a very authentic documentation, very authentic way of your paper presentation, बराबर है। उसके बारे में आपको बताता हूँ। एंड रेफरेंसेस शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलो द रिकग्नाइजेबल सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया A to Z मैनर में जो फॉलो करोगे ना वो सिस्टमेटिक A to Z तक वही फॉलो करना है। नहीं तो पहले ईयर लिख दिया, बाद में ऑथर का नाम लिख दिया, बीच में ही रिसर्च पेपर का नाम लिख दिया, बीच में ही पेज नंबर लिख दिया, ये ऐसा चलता नहीं। जिस तरह से तुमने साइटेशन दिया है ना, वही साइटेशन राइट फ्रॉम फर्स्ट रेफरेंस टू द लास्ट रेफरेंस, यू हैव टू फॉलो दैट इथिकल पॉइंट्स, दैट विल बिकम्स अंडर रेफरेंसेस। नेक्स्ट, दिस appendices is related with the thesis, the books. It is not related to the research articles or research papers. जब आप लोग बुक लिखोगे, जब आप लोग थेसिस लिखोगे, तो उसके बारे में जो भी होगा वो अपेंडिसेस के रूप में लास्टली आप लोगों को बाइंड करना पड़ता है।
थेसिस के पहले, लास्ट पेज के पहले। ओके, तो दिस पार्ट डोंट कंसिडर, दिस इज रिलेटेड विद द पब्लिकेशन ऑफ योर थेसिस, दिस इज रिलेटेड विद द पब्लिकेशन ऑफ योर बुक्स। ओके, नेक्स्ट वन। Now let's try to understand where and how do we begin, कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो हर एक इसके बारे में मैं आपको बोला कि इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी का, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, ऐसा ही बोलते हैं आप। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। तो ये नेसेसिटी क्या है, नीड क्या है, उसके हिसाब से अपने को रिसर्च कैसा बना है, अपना टॉपिक कैसा चॉइस करना है, ये अपन अभी थोड़ा सा आज के अभी में थोड़ा फास्ट जाएंगे। देर आर नियर अबाउट 40 डिफरेंट स्लाइड्स, 12:10 हो गया। तो सब्जेक्ट चूज़ करते समय मैंने आपको जो बताया, जो अपना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होगा उसके बारे में सोचो, उसके बारे में क्या हुआ है वो पढ़ो, और इसके बारे में और क्या करना ज़रूरी है उसके बारे में सोचो, तो अपने आप टॉपिक अपने दिमाग में आ जाएगा। बराबर है। नेक्स्ट, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये टॉपिक पे रिसर्च करना है, तो उसके बारे में जो डेटा लगेगा वो डेटा के बारे में आप क्या करोगे, कलेक्शन और ऑब्जर्वेशन थ्रू योर ओन एक्सपीरियंसेस। इसके हिसाब से जो भी आपको रहता है वो कागज़ पे या फिर डायरी पे लिखते रहो। बराबर है। उसके बारे में वो टॉपिक से रिलेटेड लोगों से, एक्सपर्ट लोगों से इंटरव्यू लेते रहो, उनकी बातें करते रहो, उनसे जो भी आपने को कुछ नया मिलता है उसको नोट डाउन करते रहिए। बराबर है। उसके बारे में लाइब्रेरी का रेफरेंस लीजिए, किसी भी लाइब्रेरी में जाके लाइब्रेरियन से पूछिए कि इसके बारे में सर मेरे को कहाँ मिलेगा। अभी तो उनके तरफ पूरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर से एक क्लिक पे उन पर मिल जाता है कि कौन से सेल्फ पे कौन से नंबर के बूस्ट, कितना रेफरेंस नंबर, कौन सा टॉपिक, ये सब वहाँ पे मिलता है। ये सब क्या होता है, वहाँ पे मिलता है। Kind of information that we are able to get from different sources. So regarding these different sources, as I have told you that you can collect your data from your own observations or from your own experiences. Then by taking the interviews of your expert in that particular field, you can collect your data. You can collect your data from library, or you can collect your data from different types of sources, bulletins or literatures that are available on the internet. With the help of this, you can collect your data. So in order to understand the common routine of the outline, you must have a specific type of ideas in your mind. जब तक ये आइडिया अपने दिमाग में नहीं आती तब तक हमें अपना टॉपिक नहीं समझता, और हमें अपना टॉपिक नहीं समझे उसका लाइन आउट नहीं अपने को अपन क्लियर कर सकते। एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक द इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग द क्रिएशन, रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस रिसर्च, आई मस्ट से दैट यू मस्ट हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट पीपल्स। इनिशियली जब अपन ये फील्ड में जाते हैं, ये फील्ड में गिरने के बाद जो अपन कहीं तो भी अपने को ऑब्स्टैकल आ गया, तो अपन सडनली वो जो रास्ता रहता है उसको मोड़ के अलग रास्ते पे चल जाते। ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि मैं इसलिए आपको बात कर रहा हूँ, आप यू आर क्वाइट यंग जनरेशन, यू आर क्वाइट यंग से प्रोफेसर्स दैट आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ असिस्टेंट टीचर्स, and as per as the amendments made by the UGC in 2016 and 2019, आने वाला जो आपका ये जो फील्ड है, ये फील्ड में जो भी आउटपुट देगा, जैसे प्राइवेट सेक्टर में जो लोग ज़्यादा काम देते हैं, जो ज़्यादा आउटपुट देते हैं, उनको प्रमोशन मिलता है, उनका पेमेंट ज़्यादा बढ़ता है। अभी सेम टाइप ऑफ सिचुएशन इज इंट्रोड्यूस नाउअडेज इन forthcoming years as far as the new education policy is developed. As far as the new education policy is implemented, these people are expecting more and more from you. तो जो अच्छे से कॉलेज को बेनिफिट दे सकता है,
जिसका कॉलेज को, लड़कों को, सोसाइटी को, नैक को, यूनिवर्सिटी को फ़ायदा हो, वो लोगों को आगे जाके ये सब बेनिफिट्स मिल सकता है। और ये बेनिफिट्स मिलाने के लिए अपने आप को इस तरह से कुछ प्रिपेयर करना है कि सब लोग पूछना चाहे कि अरे ये बंदे ने 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, ये बंदे ने 8 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, बराबर है। तो दैट विल बी हेल्पफुल टू इंक्रीज योर पर्सनालिटी, टू इंक्रीज योर नॉलेज और टू इंक्रीज योर ऑल दी से फ्यूचर कमिंग वट एवर दी अटेनमेंट्स और अचीवमेंट्स दैट आर वेटिंग फॉर यू। ये सब के लिए आपको इसमें से जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब करते समय अगर ये बात आपके समझ में आ गई होगी तो मैं आगे जाके इसके बारे में आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं जब अपन रिसर्च पेपर बनाते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स बनाते हैं, तो ये प्रॉब्लम के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूँ। आप लोगों ने प्लेगैरिज्म ये पार्ट कहीं पे पढ़ा होगा, प्लेगैरिज्म पढ़ा है। प्लेगैरिज्म का मतलब ऐसा कि किसी और का वर्क जो किसी ने रिसर्च किया है वो चुरा लेने का, कॉपी पेस्ट करने का और अपने नाम से पब्लिश करने का, बराबर है। एक्चुअली मेरा खुद का जो काम है दैट विल कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो मेरा खुद का है, बराबर है। मैं किसी और को क्यों दूँ? मेरा जो काम किया है उसके लिए फिर अगर मैंने पेटेंट लिया होगा, इसके लिए अगर मैंने कोई कॉमन लाइसेंसिंग लिए होगी तो दैट विल बी बाइंडेड विथ मी, नो वन कैन यूज़ माई डेटा, बराबर है। तो अपन जब भी इस फील्ड में नए आते हैं तो अपन क्या करते हैं, अरे इससे रिलेटेड तो मेरे टॉपिक से रिलेटेड तो लिटरेचर है इतना अवेलेबल नेट पे, तो मैं क्यों ना वो कॉपी करूँ, पेस्ट करो, वो लिखूँ, बराबर है। जब अपना पूरा रिसर्च पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि देर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल टू चेक दी प्लेगैरिज्म। प्लेगैरिज्म में आपका जो पेपर फाइनल होगा वो प्लेगराइज टेस्टर जो क्या प्लेगैरिज्म या टर्निंग, ऐसे बहुत सारे मेरे तरफ लिस्ट है, वो मैं आपको देता हूँ। वो सॉफ्टवेयर में आपने अपना पेपर अगर डाले तो वहाँ पे वो बता देता कि यू हैव योर पेपर इज़ 50% प्लेगराइज्ड, योर पेपर इज़ 75% प्लेगराइज्ड। It will shows your plagiarization in percentage. So as per the UGC norms, if suppose 20 to 25 plagiarism is there in your research paper, yeah, it is acceptable. अभी 30% कोई तो बोलता है कि 30% के, लेकिन वैसा नोटिफिकेशन अभी तक UGC ने दिया है। तो प्लेगर आपने किया है लेकिन उसमें से खाली 25% अगर आ गया प्लेगराइज्ड तो यू आर एबल टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर। अतः प्लेगराइज करना क्या, प्लेगरिज्म से करना, कि प्लेगरिज्म इज नथिंग, इट इज द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अनदर्स वर्क और आइडियाज एज योर ओन। दूसरों का काम अपने खुद पे लेना और अपने खुद पे पब्लिश करना, इसको प्लेगरिज्म कहते हैं। और ये प्लेगरिज्म करते समय भी जो पर्टिकुलरली कोट्स रहते हैं रिसर्च पेपर के, जो भी तुम लिटरेचर ऑनलाइन लोगे या फिर ऑफलाइन लोगे या फिर लिटरेचर से लोगे, तो उसमें से वो जो पार्ट होगा जो आप अपने से रिलेटेड होगा तो उसको अपने हिसाब से उसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट इन द सेंस अपने हिसाब से अपने वर्ड में उसको क्या करना है, प्रिपेयर करना है और वो यूज़ करना है, दैट विल बी एक्सेप्टेबल। मैंने समझो एक पैराग्राफ इंटरनेट से लिया मेरे रिसर्च से रिलेटेड, मैंने एज इट इज़ वो उसको कॉपी पेस्ट करके मेरे रिसर्च पे डाल दिया, हाँ, इट विल बी अगेंस्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इट विल बी कम्स अंडर प्लेगरिज्म। लेकिन वो पैराग्राफ जो मैंने अपने खुद के वर्ड्स में उसको अलग से लिखा और वो मैंने मेरे रिसर्च पेपर में लिखा तो इट विल बी एक्सेप्टेबल। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। इसका एग्जांपल में जैसे कोर्ट रिसर्च से रहते लोग तो उसमें एक पैराग्राफ है कि जापान्स ब्यूटीफुल माउंट फ्यूजी लास्ट इरप्टेड इन 1707 and is now classified as dormant. Dormant volcanoes shows no sign of activities but they may erupt in the future. ये रिसर्च पेपर्स में लिया हुआ, रिसर्च पेपर्स में आया हुआ ये क्या है, कंटेंट है। अभी मैं इसको ऐसे कैसे लेके मेरी रिसर्च में डालूंगा तो नहीं चलेगा। अगर डालोगे तो ये जो रिसर्च ऑथर है उसकी तरफ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और इसको साइटेशन में लिखना पड़ेगा, बिब्लियोग्राफी में उसका नाम देना पड़ेगा
कि दिस कोटेशन आई हैव टेकन फ्रॉम सो एंड सो रिसर्च पेपर, और इसके बारे में उसकी परमिशन लेके, अदरवाइज इट इज़ अगेंस्ट द IPR। तो अगर ये अपने को यूज़ करना तो इसको अपने हिसाब से क्या करना है, बनाना है। तो कैसे बनाने सकते हैं कि माउंट फ्यूजी, द हाईएस्ट माउंटेन इन जापान, is actually a dormant volcano. Dormant means that is not active. The last time Mountain Fuji erupted was in 1707, and this is always the possibility of a future eruption. कितना डिफरेंस आ गया? वही मीनिंग तो वही है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से बना के उसको क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। तो इसको बोलते हैं अपन पैराफ्रेजिंग एंड प्लेगरिज्म। मैंने आपको बोला था कि इसमें जो भी फॉर्मेटिंग का तरीका होता है, वो फॉर्मेटिंग का तरीका बेसिकली रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करने वाले 3 टाइप के ये फॉर्मेटिंग का मेथड अप्लाई करते हैं, जिसमें वन है MLA फॉर्मेट, जिसको मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन बोलते हैं। वो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन का एक इथिक्स है। वो क्या इथिक्स है कि जैसे अपन जनरली कहीं भी रिसर्च पेपर में डालते को टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए, 12 का फॉन्ट होना चाहिए, ऑल द मार्जिन शुड हैव लेफ्ट 1 इंच 2 इंच 1.5 इंच ऐसा लिखा होता है। वो हिसाब से इधर क्या दिया होता है, ये सब इथिकल पॉइंट्स दिए, गाइडलाइन दी होती है। उसके हिसाब से रेफरेंसेस कैसे लिखना है, बिब्लियोग्राफी कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कितने पॉइंट्स में लिखना है। अगर आप इंट्रोडक्शन में किसी ऑथर का साइटेशन देते हो तो उसको कौन से हिसाब देते हैं। जैसे ऑथर का नाम लिया मैंने, उसके हेड पे 1 नंबर दे दिया, तो बराबर है। ये अलग अलग फॉर्मेटिंग का स्टाइल होता है, जिसमें बेसिकली आपको 3 टाइप के फॉर्मेटिंग के नमूने जो है वो देखना है। उसमें फर्स्ट है MLA फॉर्मेट, जिसको बोलते हैं मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन फॉर्मेट। सेकंड होता है APA फॉर्मेट, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेट। और तीसरा होता है ACM फॉर्मेट, दैट इज कॉल्ड एज एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर मशीनरी। ये जो है ना, ये फील्ड से रिलेटेड फॉर्मेट्स है, साइंस के सभी फैकल्टी मेंबर्स से। तो अपन को जो चलता है फॉर्मेट, उसको बोलते हैं अपन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। उसके हिसाब से अपने को अपना रिसर्च पेपर का जो फॉर्मेटिंग है वो बनाना पड़ता है। अगर इसके बारे में गूगल पे गए तो इसके बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेटिंग के बारे में पैराग्राफ को कितना स्पेस छोड़ना है, लाइन में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, एक लाइन में कितने वर्ड होने चाहिए, लेफ्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है, फुट पे क्या नोट लिखनी है, टॉप के क्या लिखना, इवन पेज नंबर कहाँ पे देने का है, कौन सा फॉन्ट यूज़ करने का है, कौन सी साइज यूज़ करने की, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया होता है उसको बोलते हैं अपन फॉर्मेटिंग मेथड। और सोशल साइंस वाले ये मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन में बनाते हैं, कंप्यूटर फील्ड वाले ये एसोसिएशन फॉर कंप्यूटर मशीनरी इसे फॉर्मेट में बनाते हैं। लेकिन अपन जो लोग हैं बेसिक साइंस वाले, वो सभी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेट से अपने रिसर्च पेपर्स बनाते हैं। इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, अगर आप ढूंढोगे तो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूँ कि किस तरह से ये अपने रिसर्च पेपर्स की बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, किस तरह से अपने रिसर्च पेपर होने के बाद जो लास्ट पॉइंट आते हैं रेफरेंसेस, वो किस तरह से देते हैं। तो एज अ रूल ऑफ एकेडमिक राइटिंग्स, टीचर्स प्रोफेसर्स नीड टू एडमिट द ट्रुथ व्हेन दे यूज अदर पीपल्स आइडियाज, व्यूज, डेटा, इंफॉर्मेशन, रिटन मटेरियल, ऑडियो विजुअल रिसोर्सेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। In your research paper, in your articles, whatever the citation that you have used, you have to put this citation in an elaborated manner in the last part of your research paper, which is called as references or bibliography. तो उसका भी सीक्वेंस जो दिया है वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी के हिसाब से जो जैसा दिया है वो हिसाब से अपने को रेफरेंसेस लिखने पड़ते हैं। मतलब मैं पहले ऑथर का नाम, अभी ऑथर का नाम लिया तो सरनेम पहले लेना है या फिर नाम पहले लेना है, वो भी ये हिसाब से, वो भी ये फॉर्मेट से अपने को करने पड़ता है। नहीं तो पहले 2 साइटेशन में आप लोगों ने सरनेम पहले लिया, तीसरे चौथे में पहला नाम ले लिया, तो दैट विल क्रिएट बैड इंप्रेशन। तो ये सुझाता है कि ये आपने पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग सिस्टम से नहीं किया है। तो जैसे किया है, जो फॉर्मेट उन्होंने दिया वो फॉर्मेट में ही अपने को ये सब क्या करना पड़ता है, बिब्लियोग्राफी करनी पड़ती है। व्हेन यू यूज द डायरेक्ट कोटेशंस और कॉपीड सेक्शंस
फॉलो साइड द सोर्स एंड बिब्लियोग्राफी ट्रूथ सीक्रेट, उसमें का जो ट्रूथ है, उसमें के जो इथिक्स है वो अपने को फॉलो करने ही करने पड़ते हैं। अदरवाइज बाद में जाके क्या होता है कि तुम लोगों ने ये प्रॉपर साइटेशन नहीं दिया, गलती से एक आधा साइटेशन मतलब इंट्रोडक्शन में या फिर टेक्स्ट में आप लोगों ने लिख दिया है और उसका साइटेशन बिब्लियोग्राफी में अगर नहीं आया और गलती से ये आपका आर्टिकल रिसर्च पेपर वही बंदे के हाथ में अगर पड़ गया तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के हिसाब से तुम पे दावा दाखिल कर सकता है, बराबर है। और ये आईपीआर का जो है ना, तो ये करोड़ों रुपए में लोगों ने आज तक अदर पीपल्स पे क्या किया है, दावा दाखिल किया है। तो ये सब करने के लिए अपने को ये प्रोसेस में से जाना ज़रूरी है। लेकिन ये घबराने वाली बात नहीं है। पहली बार अगर आप लोग कर रहे हो, ये सब इथिक्स अगर फॉलो किए तो नो नीड टू टेक द टेंशन, जस्ट रिलैक्स और अपने रिसर्च पेपर्स को क्या कीजिए, पब्लिश कीजिए। ये सब करने के बाद मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाके अपने माइंडसेट में ऐसा कुछ जहन में नहीं रहना चाहिए कि अरे मैंने तो ये 4 लाइंस उनके तरफ से ली है, उनकी कॉपी पेस्ट की है। हाँ, अपने जो इथिकल पॉइंट्स है उसको कहीं भी डैमेज ना होते हुए अपने जो आर्टिकल्स रियल है, जो अपने खुद के आइडिया से क्रिएट हुए, ये ऐसे ही टॉपिक्स पे अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करो और रिलैक्स रहो, बराबर है। हालांकि मेरे पास 40 से ज़्यादा ये जो स्लाइड्स थी वो मैं खाली अकेला यहाँ पे बात करके अपने को नहीं ज़्यादा दे सकता मेरे हिसाब से। अगर आप विजुअलाइज वो प्रॉपरली करते तो उस पर और मैं ज़्यादा फोकस कर सकता था। लेकिन ठीक से मेरे हिसाब से कि जो बेसिक है रिसर्च राइटिंग, पेपर राइटिंग का, वो बेसिक्स आपको मिल गए होंगे। इस हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए और कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा, आई एम जस्ट इन माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन आई टोल्ड दैट आई एम नॉट एक्सपर्ट, but whatever the observations, whatever the research papers that have published and whatever my observations and experiences, on this basis whatever the knowledge that I have shared with you, I am just like you, but only difference is that I have an experience of 25 years of teaching, 13 years of research, and no doubt I am now in the stage of associate professor. In order to go to that step, you have to take these initiatives, and in order to take these initiatives, this is the first step. That first step is related with your more and more contribution in the research, extension and extension जो रहता है तीसरा क्राइटेरिया। इसमें अपने हिसाब से ज़्यादा नैक के हिसाब से जितने पॉइंट्स मिल सके उसके हिसाब में अपनी तरफ से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना, अलॉन्ग विद द करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर टीचिंग एक्टिविटीज़ करते हुए भी इसकी तरफ ज़्यादा फोकस करो। और कॉलेज के लिए ये क्राइटेरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, इसके लिए आप सब लोगों को शुभकामना देता हूँ और यहीं पे रुकता हूँ। धन्यवाद। Respected Jadhav sir, dear colleague professors, very good afternoon to all of you. Till now Jadhav sir was speaking on a very good topic, that is how to write a research paper. He has given a very valuable information about the topic, and in a very comprehensive manner he has explained each and every point about how to write a research paper. And frankly speaking, that I would like to say that we are very back as far as writing papers are concerned. And this lecture is very beneficial for our science faculty professors because most of them are newly recruited, and that is why we have arranged this program. He has also explained that how we should be very much fair, how we should be very much honest as far as writing paper is concerned. And my suggestion is that whatever are your observations, whatever is your data collection, whatever you think
that you have to write down the same thing. इधर का देख के लिख या उधर का देख के लिख या उसका कॉपी पेस्ट कर या उसमें मॉडिफिकेशन कर, तो उसमें बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इथिकली भी, एंड द मोमेंट वी स्लीप वी डू नॉट फील गुड. और जब हम अपना खुद राइटिंग वर्क करते हैं तो उसमें जो है सारे एथिकल पॉइंट्स भी पूरे हो जाते हैं और उसमें ज़ीरो प्लेगरिज्म भी आ जाता है और हमारा वर्क भी बहुत ही सुपर होता है, क्योंकि हर इंसान का अपना ओन ब्रेन है, ओन थिंकिंग है. Just you have to concentrate on that topic. New ideas will flow in your mind and you have to write down. Thank you very much, sir. Thanks a lot for giving such a valuable information to our faculties. Even I felt so much motivated that I feel like to write, to sit and write and write and write the papers. Thank you very much. लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए फौजिया मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आएँ और खुश असलूबी के साथ इस प्रोग्राम को अंजाम पजीर तक पहुँचाए. मैं मैम के लिए कहना चाहूँगी कि चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है. A graceful and warm good afternoon, everyone. Especially to our most valued guest, Vice Principal, Accuracy Coordinator, and my dear colleagues. It is a great honor to propose a vote of thanks on this workshop. On behalf of MGV Arts, Commerce and Science College, Malegaon City, the workshop on how to write a research paper. I am a Professor Fauzia, HOD from Chemistry Department. First of all, I extend my most sincere thanks to Allah. On my behalf, I extend a very hearty vote of thanks to Chief Guest, Dr. D.G. Jadhav sir, who spared time from his busy schedule to grace the workshop. Thank you, sir, for your very thought-provoking and interesting address via the presentation for today's workshop that is very beneficial for us. I would like to express my deep gratitude to Principal S.C. Hale sir. Further, a big thank you to Vice Principal Dr. Arif Anjum sir for his presence, guidance and moral support. I am also thankful to Accuracy Coordinator Dr. Rizwana Hamdani ma'am, and especially thanks to all staffs that are backbone of today's workshop, that is teaching and non-teaching. They made the workshop with a grand success through their motivation and their dedication. Thank you and thank all of you.